हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। राइट, ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है। इन्होंने क्या बोला कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। राइट, मान लीजिए इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। राइट, तो इन्होंने बोला कि इस कंटेनर में जितने गैसेस मॉलिक्यूल हैं सबका स्पीड डिफरेंट हो सकता है। मीन्स मान लीजिए इस मॉलिक्यूल का स्पीड C1 हो सकता है, इसका C2 हो सकता है, इस मॉलिक्यूल का स्पीड C3 हो सकता है, इसका C4 है, या कुछ सेम भी हो सकता है, मतलब कुछ भी स्पीड हो सकता है, C6, ऐसे मैंने कुछ ले लिया, C7, C8। तो ऐसे कंटेनर, मान लीजिए कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, सबका स्पीड डिफरेंट है, लेकिन अगर कॉलिजन होगा, मान लीजिए मॉलिक्यूल रैंडमली कोलाइड होते रहते हैं, कॉलिजन के बाद भी स्पीड चेंज हो सकता है। राइट, तो यही यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल ट्रैवल एट अ डिफरेंट स्पीड एंड देयर स्पीड मे चेंज ऑन एवरी कॉलिजन। लेकिन होगा क्या, अगर आप देखेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड ये सेम रहेगा। इसका मतलब ये है, आप ऐसे समझे, लेट्स से कि अगर 10% मॉलिक्यूल, अगर मैं परसेंटेज की टर्म में बात करूं, तो 10% मॉलिक्यूल का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और 20% मॉलिक्यूल का स्पीड लेट्स से 7 मीटर पर सेकेंड है। राइट, अगर 10% मॉलिक्यूल का स्पीड, मैंने यहाँ पे देखा कि कंटेनर में 10% मॉलिक्यूल का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, 20% मॉलिक्यूल का स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड है, तो ये जो परसेंटेज है ऑलवेज 20% मॉलिक्यूल का स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ऑल्दो सबका स्पीड चेंज होते रहेगा, पॉसिबल है, लेकिन कंटेनर में अगर 20% मॉलिक्यूल का स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड है तो ऑलवेज 20% मॉलिक्यूल का स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। यहाँ पे यही मैंने सेकेंड लाइन लिखा है, बट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, परसेंटेज हम लोग 100 में कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शन हम लोग 1 में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड इन द सैंपल रिमेन्स सेम। तो सैंपल में अगर किसी पर्टिकुलर स्पीड से जितने भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जितने भी परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं वो ऑलवेज सेम होगा। क्लियर? इन्होंने मैक्सवेल ने एक इक्वेशन भी दिया अपना। इक्वेशन क्या है कि dn इक्वल्स टू 4 पाई n m by 2 पाई RT रेज टू द पावर 3/2 e रेज टू द पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2RT इंटू u स्क्वायर d। ये एक्सप्रेशन है मैक्सवेल का। राइट, तो यहाँ पे सारे टर्म्स क्या क्या है ये मैं आपको ये बता दूं। n इज, यहाँ पे कैपिटल N दिख रहा है, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द कंटेनर। राइट, आपको कैपिटल M इज मोलर मास, 2 पाई पता है, कैपिटल R इज गैस कांस्टेंट, कैपिटल T इज टेम्परेचर, याद रखना केल्विन में पुट करना है, फिर e रेज टू द पावर माइनस m इज मोलर मास, u इज स्पीड या फिर वेलोसिटी, और du मीन्स यहाँ पे बाकी सब आपको पता है, RT पता है, u वेलोसिटी है, du इज चेंज इन स्पीड होता है, स्मॉल चेंज इन स्पीड। तो यहाँ पे dn क्या होता है, dn represents, dn is
number of molecule having speed in between u and u plus du। u और u plus du के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड है ये वैल्यू बताता है dn। तो dn इज 4 pi n into m by 2 pi rt raised to the power 3 by 2 e raised to the power minus m u square upon 2 rt into u square into du। du is change in speed। अब फिर से ये 2-3 टाइम्स इक्वेशन पढ़े, लर्न हो जाएगा आपको। dn is 4 pi n into m by 2 pi rt raised to the power 3 by 2 e raised to the power minus m u square upon 2 rt into u square into du। तो dn is number of molecule having speed in between u and u plus du। u से लेके u plus du, du is small change in speed। u से लेके u plus du के बीच में कितने मॉलिक्यूल का स्पीड है ये आपको dn मिलेगा। अगर आप यहां से dn by n कर दो, dn is number of molecule having speed in between u and u plus du। तो अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दूं, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? सो dn by n will be fraction of molecule having speed in between u and u plus du। ये हो गया। अगर आप इसको du से भी डिवाइड कर दो तो ये मिल जाएगा dn by n और into 1 by du। तो ये हो जाएगा, ये u plus du में था और ये मिल जाएगा आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल having speed in between, आपने du से डिवाइड कर दिया मतलब ये यूनिटी हो गया, du मींस in between u and u plus 1। u से लेके u plus 1 के बीच में कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड है ये मिल जाएगा dn upon n into 1 upon du से। क्लियर है? तो नोट कर लो, फिर आगे आते हैं। चलिए इस पे सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। एक प्रॉब्लम है, इन वन मोल हीलियम सैंपल at 300 Kelvin, in 1 mole helium sample at 300 Kelvin, find number of molecules traveling with speed in between 10 meter per second and 10.1 meter per second। तो 1 मोल हीलियम सैंपल है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग विद स्पीड इन बिटवीन 10 मीटर से लेके 10.1 मीटर पर सेकंड के बीच में कितने मॉलिक्यूल का कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, राइट? तो चलिए अब ट्राई करें प्रॉब्लम।
तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे डीएन चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, तो डीएन का एक्सप्रेशन ये है एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपको यहाँ पे 1 मोल हीलियम सैंपल गिवन है। इस प्रॉब्लम में अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं, कैपिटल एन इज एन एन, राइट। मॉलिक्यूलर वेट, हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ऐसा यूनिट में, कैपिटल एम इज 4 × 10⁻³ kg पर मोल। हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट 4 ग्राम पर मोल होता है, लेकिन हमें ऐसा यूनिट में बात करनी है, सो वी हैव टू टेक 4 × 10⁻³ kg पर मोल। कैपिटल आर का वैल्यू पता है, टेम्परेचर पता है, राइट। टेम्परेचर इज 300 केल्विन, वेलोसिटी इज u is 10 मीटर पर सेकेंड एंड du is चेंज कितना है, ये u है, इसको आप u प्लस du माने तो du कितना होगा, तो du will be 0.1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। सो dn will be equal to 4 pi na, कैपिटल N is 4 × 10⁻³ upon 2 pi, capital R is 8.314, temperature is 300 raised to the power 3/2, e raised to the power minus m is 4 × 10⁻³ into u square 10 square 100 divided by 2 × 8.314 into temperature is 300। ये e raised to the power minus m u square upon 2 RT, u square is 100 into du is 0.1। आपको वैसे सॉल्व नहीं करना, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें dn मिल जाएगा। क्लियर है? नोट कर लें। यहाँ से अगर ये dn का एक्सप्रेशन है, अगर मुझे 1/du dn/n चाहिए, क्या हो जाएगा, 1/du dn/n, n इधर ले आओ, du इधर लाओ, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 pi m upon 2 pi RT raised to the power 3/2, राइट। और क्या हो जाएगा, इंटू e raised to the power minus mu square upon 2 RT into u square। देखिए आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। मैंने क्या किया, n को लेफ्ट साइड में लाया, du भी लेफ्ट साइड में लाया, सो 1/du into dn/n will be this expression, राइट। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को y मान लूं, ये y है, और यहाँ पे वेरिएबल में u मान लूं, मीन्स u x है, तो अगर मुझे y एक्सिस पे इसको रखना है और x एक्सिस पे u को रखना है, तो ग्राफ कैसा मिलेगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि x एक्सिस पे u है एंड y एक्सिस पे 1/du into dn/n, ये रख दो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 1/du dn/n इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड इन बिटवीन u and u+1। चलिए मैं इसको जस्ट fu से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये फंक्शन है, fu से जस्ट रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ग्राफ कैसा होगा। आप देखेंगे कि 4 pi कांस्टेंट है, किसी भी गैस के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे m/2 pi RT raised to the power 3/2 भी कांस्टेंट होगा। तो ये पार्ट अगर मैं टेम्परेचर फिक्स कर दूं, मॉलिक्यूलर वेट फिक्स कर दूं, तो ये टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे एक टर्म आया e raised to the power minus u square और एक टर्म है into u square। इन सब में दो टर्म है यार, यहाँ पे एक x u square का टर्म है और एक e raised to the power minus u square का टर्म है। तो अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे
तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। इस ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा क्यों मिल रहा है? बिकॉज ये जो टर्म है, ये ऐसा ग्राफ मिल रहा है, राइट? आपको पता है कि e x² y = x² का ग्राफ ये ऐसा होता है, y = x², और e⁻⁻x का ग्राफ पता है ऐसा होता है, राइट? तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि सिर्फ इस पार्ट में, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसमें u² का टर्म डोमिनेट कर रहा था, इसीलिए स्टार्टिंग में ग्राफ u² टाइप बिहेव कर रहा है। बाद में e⁻⁻u² का टर्म डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए ग्राफ यहाँ पे e⁻⁻x या e⁻⁻x² टाइप बिहेव कर रहा है। तो आप फिर से बोल रहा हूँ, आप अभी इस लेवल पे ये नहीं बता सकते हो कि इसका ग्राफ एग्जैक्टली ऐसे होगा या कैसे होगा, आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको ये बता दिया, राइट? क्योंकि अभी हमें ग्राफ प्लॉट करने एग्जैक्टली आता नहीं है, क्लियर है? बस आप इतना बोल सकते हो ग्राफ देख के कि लेफ्ट वाले पार्ट में कौन सा टर्म डोमिनेट कर रहा था, तो u² का टर्म डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा है। बाद में e⁻⁻u² का टर्म डोमिनेट कर रहा है, इसलिए ये ग्राफ कुछ ऐसा है, क्लियर है? तो नोट कर लीजिए ग्राफ। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रल ऑफ y dx इसका मतलब क्या होता है, तो इंटीग्रल ऑफ y dx का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व ऑन x एक्सिस। पता है, अगर मैं y और x में ग्राफ प्लॉट कर दूं, y एंड x में ग्राफ प्लॉट कर दूं, लेट्स से कुछ ऐसा हो, राइट? तो लेट्स से अगर आपको ये एरिया अंडर कर्व बताना है, ये लेट्स से x1 है, ये x2 है, तो आप ये एरिया अंडर कर्व कैसे बताएंगे? तो इंटीग्रल ऑफ y dx, लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे आप? x = x1 to x = x2, x = x1 से x2 जाएंगे, तो इंटीग्रल ऑफ y dx विल रिप्रेजेंट दिस एरिया अंडर कर्व, क्लियर है? अब आप इस ग्राफ में अगर मैं y के प्लेस पे लेट्स से मैं ये लिख दूं 1/du dn/n, राइट? y एक्सिस पे ये है, x एक्सिस पे u है, तो मैं x के प्लेस पे अगर u लिखूं तो इंटीग्रल ऑफ y dx का मतलब क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ y dx मींस इंटीग्रल ऑफ 1/du into dn/n, ये y हो गया, x is u, so dx will be du, तो इंटीग्रल ऑफ y dx मींस ये बन जाएगा, du से du कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ du कैंसिल किया मींस दिस टर्म विल बी dn/n। अब ये dn/n क्या रिप्रेजेंट करता है? तो पहली बात, सिंस ये इंटीग्रल ऑफ y dx है, राइट? तो मैं बोल सकता हूँ यार कि dn/n will be equal to integral of y dx is area under curve on x axis, so this is equal to area under curve on u axis, क्लियर है? सेकेंड चीज, आपको पता है dn/n क्या रिप्रेजेंट करता है? सो dn/n इज फ्रैक्शन ऑफ
molecule having speed in between, let's say अगर मैं लिमिट पुट कर दूं y डी लेट्स से u1 से u2, तो ये भी हो जाएगा u1 से u2, तो इन बिटवीन u1 एंड u2 अगर मैं लिमिट पुट कर दूं तो क्लियर है क्या? पहले आप ये मैथ्स समझे, फिर अपन यूज करेंगे इसका। चलिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पहले ग्राफ प्लॉट किया, y मैंने मान लिया 1/du इंटू dn/n, और x एक्सिस पे मैंने u मान लिया है। और फिर से एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मेंस में नहीं है, जेईई मेंस के नहीं है, बोर्ड में भी नहीं है, ठीक? ये जेईई एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक? यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रल ऑफ y dx। पहले मैंने आपको ये बताया मैथ्स से, इंटीग्रल ऑफ y dx इज एरिया अंडर कर्व ऑन x एक्सिस। अगर आप लिमिट पुट करेंगे x1 से x2, तो मैंने यहाँ पे जैसे लिमिट पुट कर दिया x1 से x2, तो ये होता है एरिया अंडर कर्व ऑन x एक्सिस फ्रॉम x1 टू x2। अगर आपने लिमिट पुट कर दिया तो मैंने क्या मान लिया यार कि अगर y के प्लेस पे, सिंस y एक्सिस पे 1/du dn/n है, तो y के प्लेस पे मैंने 1/du dn/n पुट कर दिया। x एक्सिस पे मेरा u है, तो x के प्लेस पे मैंने u पुट कर दिया। तो इंटीग्रल ऑफ y dx मींस इंटीग्रल ऑफ 1/du इंटू dn/n इंटू du। लेट्स से मैं लिमिट पुट कर देता हूँ u1 से u2, कोई भी वैल्यू, वेलोसिटी u1 है, यहाँ पे u2 है। u1 से अगर u2 जा रहा है, du कैंसिल, तो इंटीग्रल ऑफ dn/n फ्रॉम u1 टू u2। तो पहली बात ये तो हम रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर कर्व ऑन u एक्सिस फ्रॉम, अगर मैं लिमिट पुट कर दूं u1 से u2, तो फ्रॉम u1 टू u2, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको पता है dn/n क्या रिप्रेजेंट करता है, तो dn/n रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड इन बिटवीन u1 एंड u2। क्लियर है? नोट कर लें। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ इस पूरा पार्ट, ठीक है? मैं इधर ही इरेज कर रहा हूँ। अब आपको ये समझ में आ रहा है इस ग्राफ में, अब आपको मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये जो y एक्सिस पे ये फ्रैक्शन है, राइट, और x एक्सिस पे वेलोसिटी है। पहले तो आप इस ग्राफ का मतलब समझो। ग्राफ का मतलब ये है यार, अगर मैं वेलोसिटी जस्ट ऐसे ही मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर वेलोसिटी में यहाँ पे 0.1 ले लूँ, 0.2 ले लूँ, 0.3 ले लूँ, 0.4 ले लूँ, ऐसे डॉट डॉट 1 2 3 वेलोसिटी मीटर 5 10 20, जस्ट ऐसे मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, एकदम देसी में समझाने के लिए। 100 इधर 1000 चला जाएगा। आप ये बोल सकते हो कि कंटेनर है, एक कंटेनर है, कंटेनर में बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल हैं, सबका स्पीड डिफरेंट है, राइट? तो आप देख रहे हैं कि 0.1 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं बोलूं कि इस कंटेनर में 0.1 मीटर पर सेकेंड कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल का स्पीड 0.1 होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल का स्पीड 0.2 भी होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल का स्पीड 0.3 भी होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल का स्पीड 5 होगा, कुछ मॉलिक्यूल का स्पीड 10 होगा, 11 12 सारे रैंडम वैल्यू मिल सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि कितने मॉलिक्यूल का या कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड 0.1 है, तो उसमें करें आप इस ग्राफ को देखें और 0.1 की करेस्पॉन्डिंग इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड 0.1 है। नेक्स्ट,
कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड 0.4 है, तो 0.4 बेसिकली इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड 0.4 है। अब दिख रहा होगा आपको कि 0.4 मीटर पर सेकेंड, राइट। ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन ज्यादा है 0.1 मीटर पर सेकेंड वाले मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन से। फिर अगर मैं पूछूं कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, आप बोल सकते हो इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। फिर आप देखिए मैक्सिमम फ्रैक्शन, ये मैक्सिमम यहाँ पे दिख रहा है, मींस मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास ये स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, और ये मैंने जस्ट रैंडम लिया है वैल्यूज आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास है। मींस आप बोल सकते हो यार कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। और मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताया था, CMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज स्पीड हैविंग मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास कौन सा स्पीड है? तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। सो दिस 5 मीटर पर सेकेंड डिनोट्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर है? तो अगर आपको इस ग्राफ से बताना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सा है, तो मैक्सिमा के करेस्पॉन्डिंग जो भी स्पीड होगा वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। नंबर 1 पॉइंट समझ में आया। नंबर 2 पॉइंट, यार ये जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास लेट्स से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, लेट्स से 5 है, ऐसी रैंडम लिया मैंने। आपको दिख रहा होगा कि ये जो बहुत कम स्पीड, मतलब 0.1, 0.2, 0.01, 0.02, बहुत लो स्पीड, बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास है, राइट। बहुत हाई स्पीड, मतलब 100, 200, 500, 1000 मीटर, ठीक। मैं जस्ट रैंडम आपको इस बता रहा हूँ, ये बहुत हाई स्पीड जो इधर आप आ रहे हो, ये भी बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास है। मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, वेरी लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव लो स्पीड और वेरी हाई स्पीड। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास, मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबल या फिर मोस्ट प्रोबेबल के आसपास मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड है। लाइन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ध्यान से सुने एक बार। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाई एक्सिस है, ये डिनोट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एक्स एक्सिस डिनोट कर रहा है वेलोसिटी या स्पीड, राइट। मतलब अगर आप इधर रहेंगे तो ये लो स्पीड है, ये मीडियम स्पीड है, ये हाई स्पीड है। अगर इधर की बात करें तो ये लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, हाई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो ये जो वेरी लेस स्पीड है, लेस स्पीड मतलब इस रेंज में देख रहे हो, लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास है। वेरी हाई स्पीड, ये भी लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास है। और ये मीडियम स्पीड जो दिख रहा है आपको मोस्ट प्रोबेबल के आसपास वाला, ये मैक्सिमम या हाई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास है। पॉइंट समझ में आया? तो चलिए लिखते हैं, लिख लीजिए नोट पे फर्स्ट पॉइंट ये, लेकिन नोट पे फर्स्ट पॉइंट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेरी लेस स्पीड, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल having very less speed or very high speed or very high speed is low.
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेरी लो स्पीड और वेरी हाई स्पीड इज लो। बहुत ही लो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास लो स्पीड होगा या फिर हाई स्पीड होगा। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, ये जो एरिया अंडर कर्व है, ये एरिया अंडर कर्व है क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड u1 to u2। अगर आपने जैसे यहाँ से u1 लिख दिया और यहाँ से u2 लिख दिया तो ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड u1 to u2, राइट? तो अब ये बताओ, अगर मैं स्पीड 0 से इंफिनिटी ले लूँ, अगर मैं टोटल एरिया अंडर कर्व बताऊं, राइट, तो टोटल एरिया अंडर कर्व इज टोटल फ्रैक्शन हो जाएगा। फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? जैसे मान लो परसेंटेज है तो अपन 100% बोलते हैं, 100% मतलब टोटल मॉलिक्यूल हो गया। अगर 100% बोलूँ मैं तो 100% मॉलिक्यूल बोलूँ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं बोलूँ कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड 0 से इंफिनिटी के बीच में है, एकदम देसी में सुनना, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में है, क्या बोलोगे? यार जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनका आइदर स्पीड 0, 0.1, 0.2 मैक्सिमम इंफिनिटी हो सकते हैं। तो 0 से इंफिनिटी के बीच में सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे, राइट? अगर सारे मॉलिक्यूल आ गए तो फ्रैक्शन क्या होगा? 1 होगा। अगर फ्रैक्शन, पहले आपको फ्रैक्शन समझना चाहिए। अगर फ्रैक्शन 0.5 है मतलब 50% मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन 0.7 है, फ्रैक्शन 1 से कम ही हो, फ्रैक्शन अगर 0.7 है मतलब 70% मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन का वैल्यू 1 हो गया मतलब सारे मॉलिक्यूल, मतलब 100% मॉलिक्यूल। तो अगर मैं पूछूं कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में है, तो सारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गए, सारे मॉलिक्यूल हो गए। आपने सारे मॉलिक्यूल इंक्लूड कर लिए तो फ्रैक्शन कितना होगा? 1 होगा, राइट? और ये टोटल फ्रैक्शन मींस एरिया अंडर कर्व है। तो आप सेकंड पॉइंट बोल सकते हो टोटल एरिया अंडर कर्व इक्वल्स टू टोटल फ्रैक्शन एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे टोटल एरिया अंडर कर्व विल बी इक्वल टू 1। सेकेंड पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। मुझे क्या चाहिए? ये मोस्ट प्रोबेबल का वैल्यू चाहिए, ठीक? आपको इस फ्रैक्शन का वैल्यू पता है 1/du dn/n मैक्सिमम फ्रैक्शन है। आपको पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मान लीजिए आपको ये फ्रैक्शन fu इक्वल्स टू 1/du इंटू dn/n ये वैल्यू है, और ये है बेसिकली 4 पाई, मैंने यहाँ पे लिखा है m/2 पाई RT raised to the power 3/2 e raised to the power -mu square upon 2RT into u square। ये फंक्शन मैक्सिमा के लिए या फिर मिनिमा के लिए आपको पता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डिफरेंशियल d of fu by du दिस विल बी इक्वल टू 0, राइट? देखिए ये वैल्यू यहाँ मिनिमा है, यहाँ मैक्सिमा है, इस पॉइंट पे मिनिमा है, मतलब इन्फिनिटी पे मिनिमा है। 2 पॉइंट पे ये मिनिमा है, 1 पॉइंट पे मैक्सिमा है। तो डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करिए आप। 4 पाई कांस्टेंट है, m/2 पाई RT, सिंस मैं u से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मेरा u वेरिएबल है, सो u इज वेरिएबल, सो 4 पाई m/2 पाई RT रेज़्ड टू 3/2 इज कांस्टेंट। कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, 4 पाई m/2 पाई RT
रेज टू द पावर 3/2 इट्स कांस्टेंट। इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, कर सकते हैं आप। एक बार यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, इसको कांस्टेंट रखो, तो अगर मैं यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँ तो 2u e रेज टू द पावर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2RT, राइट। नेक्स्ट टाइम आप u स्क्वायर को कांस्टेंट रखो और e रेज टू द पावर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2RT को डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2RT। अब माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2RT को u से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 2mu अपॉन 2RT। ये डिफरेंशियल हो गया, इसको 0 से इक्वेट करना। मैं काम करता हूँ, ये टर्म तो हटाया, कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता। यहां से मैं एक काम करता हूँ 2 मतलब मैं यहाँ से u इंटू ई रेज टू द पावर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2RT कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ u इंटू ई रेज टू द पावर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2RT। ये अगर मैं कॉमन ले लूँ क्या बचेगा 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है और अपन ने u भी कॉमन ले लिया है, तो ये बचेगा माइनस u स्क्वायर m अपॉन RT। दिस शुड बी इक्वल टू 0। आप u इंटू ई रेज टू द पावर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2RT कॉमन ले लें, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब देखेंगे ये बचेगा, तो ये टर्म 0 कब कब होगा, u इक्वल टू 0 पे 0 होगा, तो u इक्वल टू 0 पे ये टर्म 0 हो जाएगा पूरा टर्म। ये टर्म 0 कब होगा, अगर मैं u इंफिनिटी ले लूं तो e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होगा, तो इंफिनिटी पे भी 0 होगा। ये टर्म कब 0 होगा, तो ये टर्म 0 होगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0 व्हेन, इसको अगर मैं 0 से इक्वेट करूं तो u स्क्वायर इज 2RT अपॉन m मींस u इज स्क्वायर रूट ऑफ 2RT अपॉन m। तो ये u के मुझे 3 वैल्यूज मिल गए वेयर दिस टर्म इज 0। लेकिन आपको पता है u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू इंफिनिटी पे, u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू इंफिनिटी पे ये मिनिमा है, तो ये दोनों टर्म ये क्या है, मिनिमा है, राइट। u इक्वल टू स्क्वायर रूट 2RT है पाई है, सिर्फ यही बचा, तो ये मैक्सिमा है, तो दिस टर्म इज मैक्सिमा। मींस u इक्वल टू ये u जो दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई m है, यहाँ पे मैक्सिमा है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बेसिकली क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई m। ये मैंने लास्ट क्लास में लिखा था, क्लियर है। अब मुझे फाइंड करना, मतलब नोट कर फिर आगे आता हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली u इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2RT बाई m पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। मतलब मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, बेसिकली अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ले लूँ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई m। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास है। आपको पता है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास है। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, लेकिन मुझे फाइंड करना है कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। वो कैसे फाइंड करेंगे,
कुछ मत करें आप, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इस फंक्शन में फाइंड करें, पुट कर दीजिए उस फंक्शन में। तो यहाँ पे फॉर फाइंडिंग, मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर फाइंडिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये मुझे फाइंड करना है। आपको पता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का वैल्यू होता है वहां से 4 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन 2 पाई RT रेज टू द पावर 3/2 इंटू e रेज टू द पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2RT इंटू u स्क्वायर। ये बेसिकली फंक्शन है। मैं इसमें u इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई m पुट कर दूंगा, तो ये मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई m बाई 2 पाई RT रेज टू द पावर 3/2 राइट इंटू e रेज टू द पावर माइनस m u स्क्वायर इज 2RT बाई m इंटू 2RT, u स्क्वायर इज 2RT बाई m इंटू 2RT बाई m, 2RT बाई m कैंसिल हो गया, तो यहां से तो यार मैं यहां से बोल सकता हूं e रेज टू द पावर माइनस m और ये 2RT बाई m, ये हो जाएगा 4 पाई, ये नीचे आ जाएगा पाई रेज टू द पावर 3/2 और फिर क्या बचेगा इसमें m बाई 2RT रेज टू द पावर 3/2 इंटू e रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू 2RT बाई m। तो पाई रेज टू द पावर 1 है, मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 4 बाई रूट पाई 1 बाई e इंटू 1 बाई e, ये टर्म m बाई 2RT रेज टू पावर 3/2 है और ये m बाई 2RT रेज टू माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, और अब इसको सॉल्व करेंगे m बाई 2RT, ये बेसिकली फ्रैक्शन हो गया राइट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं u और यहाँ पे बेसिकली फंक्शन का फ्रैक्शन, मतलब ये है 1 बाई du dn बाई n का, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ये बेसिकली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई m, क्लियर है। ये फ्रैक्शन क्या होगा, इस फ्रैक्शन का वैल्यू हो जाएगा, चलिए मैं इसमें आपसे हटाता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, ये हो जाएगा 4 बाई e रूट पाई, अब चाहे तो इसको लिख सकते हैं रूट m बाई 2RT है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये स्क्वायर रूट ऑफ CMP, बिकॉज ये रूट m बाई 2RT इज 1 बाई रूट ऑफ CMP, तो 4 बाई e, चलो मैं थोड़ा सा इसको और ऐसे लिख देता हूँ 4 बाई e स्क्वायर रूट ऑफ पाई CMP। इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है, क्लियर है, नोट कर लीजिए।
चलिए अगर मैं आगे बात करूँ, ये तो हो गया ग्राफ। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, राइट, और मॉलिक्यूलर वेट में सेम रख रहा हूँ, मतलब चलिए मैं नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा हूँ, कैपिटल M इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज वेरिएबल, राइट। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा? आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज होगा, CMP स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m, टेम्परेचर इंक्रीजेस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस। और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज 4/e raised to the power pi, sorry 4/e स्क्वायर रूट ऑफ पाई CMP होता है। अगर मैं देखूं टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड राइट साइड पे शिफ्ट होगा। और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे लेट्स से u है, तो अगर T1 टेम्परेचर पे ग्राफ कुछ ऐसा है, राइट, इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लेट्स से u1 है और लेट्स से f1 है। हाई टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, मींस अब मैक्सिमा इस पॉइंट पे मिलना चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग, मैक्सिमा तो यहाँ पे मिलेगा, लेकिन ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ये भी डिक्रीज हो जाएगा, मींस ये ग्राफ अब कुछ ऐसा कुछ मिलने वाला है। क्लियर है क्या? हाई टेम्परेचर पे अगर मैं T2 टेम्परेचर लिख दूं तो T2 टेम्परेचर पे ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। अगर टेम्परेचर और इंक्रीज कर दूं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और इंक्रीज होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलते जाएगा, ये T3 पे मिलेगा। समझ आ रहा है? मोस्ट देखिए T2 टेम्परेचर पे आपको मैक्सिमा यहाँ पे मिला u2, T3 टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड u3 हो गया। और अगर आप ये देखेंगे F2 फ्रैक्शन भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मैंने तो अच्छे से ड्रॉ नहीं किया। क्लियर है क्या? तो चलिए नोट कर लीजिए और ये पॉइंट लिखिए। लिखिए इसमें कि as temperature increases, most probable speed increases. As temperature increases, most probable speed increases. Fraction of molecule having most probable speed decreases. Fraction of molecule having most probable speed decreases. And ये जो ग्राफ है आप देखेंगे कि लो टेम्परेचर पे ये ग्राफ ऐसे कुछ नैरो दिख रहा है, हाई टेम्परेचर पे ये ग्राफ ऐसे ब्रॉडर दिख रहा है। तब बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे ग्राफ ब्रॉडर हो जाएगा एंड कर्व गेट्स ब्रॉडर। चलिए हो गया। अब एक चीज और बोल सकते हैं, यहां से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा,
टेम्परेचर और यहाँ से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, लो टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसा होगा, हाई टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसा होगा। तो ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है, आपको पता है T2 इज ग्रेटर दैन T1, ये बोलेंगे आप, क्लियर है। तो अगर आप देखेंगे T1 टेम्परेचर पे, T1 इज लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पे अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लोअर स्पीड, ये मेरा T1 टेम्परेचर ग्राफ है, तो लोअर स्पीड मान लो यहाँ पे आप देखेंगे, लेट्स से मैंने U ले लिया और ये U प्लस DU है, ये एक मैंने आपको दिख रहा होगा शायद, ये U है और चलो मैं थोड़ा सा और इधर लिख देता हूँ, लेट्स से ये U प्लस DU है, दिख रहा है। ऊपर वाला ग्राफ लो टेम्परेचर पे है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो लो टेम्परेचर पे जो लो वेलोसिटी, इधर लोअर वेलोसिटी होगा, इधर हायर वेलोसिटी होगा। तो अगर मैं लोअर वेलोसिटी जोन देखूं तो लोअर वेलोसिटी, ये एरिया अंडर कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड इन बिटवीन U एंड U प्लस D, राइट। तो T1 टेम्परेचर पे लो वेलोसिटी पे इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड U से लेके U प्लस D1 है, U प्लस DU है। हाई वेलोसिटी अगर देखूं, लेट्स से अगर ये U2 है और ये U2 प्लस DU है, तो इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड U2 से लेके U2 प्लस DU के बीच में है, ये मैंने लो टेम्परेचर का ड्रॉ किया। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सेम वेलोसिटी रेंज में, ये सेकेंड ग्राफ आपको जो दिख रहा होगा, ये जो सेकेंड ग्राफ दिख रहा है आपको, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये हाई टेम्परेचर का हो गया। तो देखेंगे हाई टेम्परेचर पे सेम वेलोसिटी U से लेके U प्लस DU के बीच में कितना एरिया अंडर कर्व आ रहा है, ये एरिया अंडर कर्व डिक्रीज हो गया। मीन्स हाई टेम्परेचर पे लो वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन डिक्रीज हो गया। मतलब अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लो वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन डिक्रीज हो गया। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लो वेलोसिटी, इधर लोअर वेलोसिटी है, लोअर वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन डिक्रीज हो गया। लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन, चलिए U2 से लेके U2 प्लस DU, देखिए एरिया अंडर कर्व कितना आ रहा है, ये एरिया अंडर कर्व इतना आ रहा है, दिख रहा है। मीन्स हाई वेलोसिटी पे, सॉरी हाई टेम्परेचर पे हाई वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जिनका स्पीड कम होगा, राइट। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जिनका भी वेलोसिटी कम था उनका नंबर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जिनका वेलोसिटी ज़्यादा है वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। चलिए ये भी ग्राफ ड्रॉ करें और एक पॉइंट नोट करें। देखिए कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ ये ग्राफ प्लॉट कर लें और लिखिए कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature fraction of molecule, with increase in temperature fraction of molecule having lower speed, fraction of molecule having lower speed decreases, fraction of molecule having lower speed decreases, and fraction of molecule having higher speed increases. Fraction of molecule having higher speed increases. तो बहुत सारे मॉलिक्यूल के पास स्पीड इंक्रीज हो गया, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। Therefore
Therefore, average kinetic energy increases. Therefore, average kinetic energy increases. हो गया? चलिए फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. मैंने यहाँ पे m कांस्टेंट रखा था, t वेरिएबल रखा था. अब मैं क्या कर रहा हूँ, t कांस्टेंट है मेरा और m वेरिएबल है. अब बोलिए अगर m इंक्रीज होगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज रूट ऑफ 2RT/m. तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीज होगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बिकॉज ये 4/π√e(cmp) है. तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा. इसका मतलब है कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ u और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का, ये m1 पे मिला, मॉलिक्यूलर वेट m1 है. अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज करूँ, अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट एक काम करूँ, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर देता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर दूंगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. और डिक्रीज होने के साथ साथ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. मीन्स m2 पे ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा. ये m1 है, ये m2 है. यहाँ पे बोल सकते हैं m1 इज ग्रेटर देन m2. जस्ट टेम्परेचर का ये रिवर्स होगा. क्लियर है, नोट कर लीजिए. चलिए हो गया. अब देखिए दोनों अगर वेरिएबल होंगे, m भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, इस केस में आपको t/m रेशियो से डिसाइड करना पड़ेगा. तो आप बोल सकते हैं नेक्स्ट ग्राफ, इफ t and m both are variable, देन क्या करना पड़ेगा, देन डिसाइड विथ t/m. क्लियर है, क्योंकि आपको पता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है cmp इज स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m. ये होता है. तो मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ है fu और यहाँ पे वेलोसिटी है, एक ऐसा फिर दूसरा ऐसा, दोनों वेरिएबल है. तो आप बोल सकते हो कि अगर मैं लेट्स से इसका t/m, लेट्स से अगर मैं t/m को x बोल दूं, राइट, लेट्स से t/m इज x, तो इसका अगर ये x1 है, इसका x2 है. अब बताएंगे x1 और x2 में x इज t/m, कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा. x इज t/m. आपको डिसाइड करना है कि इनमें से किसका t/m ज्यादा है. देखो यार, जिसका t/m ज्यादा होगा उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगा. तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपको दिख रहा है इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे. तो x2 का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है. इट मींस x2 इज ग्रेटर देन x1. क्लियर है क्या, नोट कर लें. सब यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि दो गैस के लिए अगर t/m सेम है तो उनका ग्राफ सेम होगा. मतलब ये भी बोल सकते हैं कि फॉर टू गैसेस हैविंग सेम t/m ग्राफ विल बी सेम.
राइट। जैसे मान लीजिए कि O2 है, O2 at 300 केल्विन, राइट। और अगर मैं SO2 ले लूँ at 600 केल्विन, टेम्परेचर डबल हुआ, मॉलिक्यूलर वेट भी डबल हो गया, तो दोनों का T/M सेम है, तो दोनों का ग्राफ सेम होगा। क्लियर है? चलिए एक चीज और यहाँ से, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ग्राफ है, वेलोसिटी है और यहाँ पे फंक्शन है, सॉरी फ्रैक्शन है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो यहाँ पे होगा CMP, और ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर है? अब ये बताओ, अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ पे है तो एवरेज स्पीड और RMS स्पीड कहाँ पे होगा? RMS होता है √3RT/m और एवरेज होता है √8RT/m। तो मोस्ट प्रोबेबल से एवरेज ज्यादा होगा, मींस C एवरेज ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, राइट। और C RMS इससे भी ज्यादा होगा, तो C RMS यहाँ पे होगा। तो इनका फ्रैक्शन देखो आप, तो फ्रैक्शन ऑफ molecule having C average and fraction of molecule having C RMS, तो क्या बोलोगे आप कि यहाँ से fraction of molecule having C most probable will be greater than fraction of molecule having average speed, and this will be greater than fraction of molecule having RMS speed। आप यहाँ से बोल सकते हो मैं आपको एक और कैलकुलेशन करके बताता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वैल्यू √2RT/m कहाँ से आया था, वो हमने प्रूफ कर लिया। RMS कहाँ से आया था, ये तो हमने लास्ट क्लास में प्रूफ किया था। एवरेज भी मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो चलिए मैं ये भी प्रूफ, वैसे ये प्रूफ जो बता रहा हूँ ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको वैल्यूज याद रखने हैं, लेकिन फिर भी आया कहाँ से आपको फील आना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ C एवरेज। देखो यार, आपको मैंने लास्ट क्लास बताया था एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, C1 + C2 + C3 + C4 by n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ से मैं बोलूँ कि लेट dn1 मॉलिक्यूल हैव स्पीड C1, dn2 molecule have speed C2, right? ऐसी let's say dnx molecule have speed Cx, तो C average क्या हो जाएगा? This will be equal to dn1 C1 plus dn2 C2 plus dot 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 dnx Cx upon total number of molecule x। क्लियर है? तो यार आपको शायद पता है कंटिन्यूअस समेशन कोई इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो आप इसको प्लेस लिख सकते हो कि C एवरेज इज इंटीग्रल ऑफ dn/n into C, राइट। और ये जो dn/n है इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ dn/n इज 4 पाई फिर m/2 पाई RT raised to the power 3/2 e raised to the power minus mu square upon 2RT into वेलोसिटी अगर c है तो मुझे लिखना पड़ेगा c स्क्वायर dc, अगर वेलोसिटी u होता तो आप u स्क्वायर लिख सकते थे, c स्क्वायर dc into c। मैं यहाँ पे वेलोसिटी को c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लियर है। तब मुझे इंटीग्रेट करना है और ये सब कांस्टेंट है, तो आप इनको कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, 4 पाई m/2
टू पाई आर टी रेज टू द पावर 3/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालने। अब इसको इंटीग्रेट करें हम। इंटीग्रल ऑफ u की जगह मैं c लिखता हूँ, u इज वेलोसिटी, वैसे मैंने यहाँ पे c लिखा है, अब चाहे तो u भी लिख सकते थे। e रेज टू द पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2RT इंटू c क्यूब dc। आपको इंटीग्रेट करना है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा, दिस विल कम आउट टू बी रूट ऑफ 8RT अपॉन 5m। तो यहाँ से ही c एवरेज मिलता है। अपन वो इंटीग्रेशन नहीं करने वाले, कोई काम का नहीं है, ठीक। आप चाहो तो कर सकते हो, नोट कर लीजिए। हाँ, लिमिट आप ऑफ कोर्स टोटल फ्रैक्शन चाहिए, अब 0 से इन्फिनिटी वेलोसिटी पुट कर सकते हैं। ये भी वेलोसिटी टोटल 0 से इन्फिनिटी लिमिट पुट करना। नोट कर लीजिए। चलिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिखते हैं बस। इस पे प्रॉब्लम लिखिए कि एट व्हाट टेम्परेचर Maxwell distribution function at what temperature Maxwell distribution function for a sample of helium gas at what temperature Maxwell distribution function for a sample of helium gas will have same value for 3 meter per second and 5 meter per second. At what temperature Maxwell distribution function for a sample of helium gas will have same value for 3 meter per second and 5 meter per second. मतलब ये कि अगर आप हीलियम गैस के लिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करोगे, वेलोसिटी और यहाँ पे फंक्शन है, राइट, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। तो 3 मीटर पर सेकेंड और देखो यार 3 मीटर और 5 मीटर पे ये दो वैल्यू सेम मिल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड सेम मिल रहा है क्या? आपको बता रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड पे ये दोनों वैल्यू सेम मिलेंगे। ऐसा किस टेम्परेचर पे होगा, राइट? तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर ये वैल्यू FCM, तो आपको चाहिए लेट्स से ये वैल्यू है दोनों C1 है और ये वैल्यू लेट्स से C2 है। तो आपको पता है ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू आप बोल सकते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट टेम्परेचर C1 इज 3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट टेम्परेचर C2। दोनों इक्वल होने चाहिए और आपको पता है ये 1/du dn/n का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 4 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन 2 पाई RT रेज़ टू द पावर 3/2 into e raised to the power minus m c1 square upon 2RT into c1 square। ये f of c1 हो गया। f of c2 will be 4 pi m upon 2 pi RT raised to the power 3/2 e raised to the power minus m c2 square upon 2RT into C2 square। चलिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल,
दोनों साइड m बाई सिंस सेम गैस है और टेम्परेचर भी सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, लेट्स से मैं C1 को इस साइड जा रहा हूँ और इस टर्म को इधर जा रहा हूँ, तो ये मिल जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस m C1 स्क्वायर अपॉन 2RT अपॉन e रेज़ टू द पावर माइनस m C2 स्क्वायर अपॉन 2RT इक्वल्स टू C2 स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर m अपॉन 2RT C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर इक्वल्स टू C2 स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर। दोनों साइड आप ln ले लो, ये हो जाएगा m अपॉन 2RT C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर इक्वल्स टू ln C2 स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर। मैंने दोनों साइड ln ले लिया, बोथ साइड्स ln ले लिया। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में कैपिटल L पता है, हीलियम है तो ये 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर नहीं पता, C2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 माइनस 9 16 इक्वल्स टू ln 25 अपॉन 9। तो यहाँ पे आपको सब कुछ पता है, सिर्फ अननोन क्या है, तो सिर्फ यहाँ पे अननोन टेम्परेचर है। सॉल्व करेंगे टेम्परेचर मिल जाएगा, तो इस टेम्परेचर पे यहाँ पे आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ कि दोनों वैल्यू सेम होंगे। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप एक काम करें, आज का लेक्चर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल हो सकता है, तो आप क्या करने वाले हैं, लेक्चर जस्ट नोट्स बनाए और अभी के अभी आप फिर से नोट्स रिवाइज करने वाले हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।